नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज आपको नेपाल में नेपो किड्स की लग्जरी लाइफ बनाम जेंजी बेरोजगारी की इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहा है, लेकिन इससे पहले आपको नेपाल से जुड़े 4 बड़े अपडेट बता देते हैं। नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसको लेकर जेंजी 2 गुटों में बंट गया। सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में जमकर हाथापाई की नौबत आ गई। इसमें कई जख्मी हुए। नए पीएम को लेकर एक गुट बोला सुशीला कार्की भारत समर्थक है, इसलिए पीएम के तौर पर वो मंजूर नहीं। दूसरे गुट ने बालेन शाह का समर्थन किया। अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अगर बालेन पीएम नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका संपांग पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मंथन का दौर अभी भी जारी है। इधर नेपाल हिंसा में अब तक 34 लोगों की जानें चली गई हैं। 1500 से ज्यादा हैं जो लोग की जख्मी हैं। कई कैदी हैं जो कि फरार हैं और कई कैदी मारे गए। कुल मिलाकर नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन ने तमाम बड़े नेताओं की कुर्सी हिलाकर रख दिया। जेंजी का प्रदर्शन इतना जोरदार और असरदार था कि पीएम से लेकर तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। फिलहाल नेपाल में कोई सरकार नहीं है। यह पूरा प्रदर्शन सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले और नेपो किड्स की लग्जरी लाइफ के खिलाफ हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। बताया गया कि जेंजी नेताओं के परिवार की अय्यासी से भड़के हुए थे। युवाओं का कहना है कि नेताओं के बच्चे आम लोगों के पैसे से ऐश कर रहे। इस गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को लेकर आग के हवाले किया गया। इस जनविरोध की चपेट में न केवल नेता आए बल्कि उनके परिवारों की राजसी जिंदगी भी आ गई। आज आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन से बड़े नेपो किड्स हैं जिनकी लग्जरी लाइफ वाकई आपको हैरान कर देगी। तो गरीबों के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त का मील, ये तो आपको ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। उस तस्वीर को आप देखिए, समझिए कि आखिर नेपो किड्स हैं क्या, नाराजगी नेपो किड्स को लेकर जेंजी में क्यों की। गरीबों के लिए नहीं 2 वक्त का मील, नेताओं के बच्चे विदेशों में बना रहे रील। नेपाली नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ, अमीरी वाली लाइफस्टाइल, जेन जेड ने सत्ता पर चलाई नाइफ। नेपो बचाओ नेपो बढ़ाओ नारे को जेन जी ने मिट्टी में मिलाया। नेपाली क्रांति की मशाल, युवाओं को सत्ता का ख्वाब आया। नेपाल में गली गली में एक ही नारा गूंजा, नेपो किड्स हटाओ नेपाल बचाओ। नेपो किड्स यानी प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, नेताओं की संतानें जो महंगे विदेशी टूर, लग्जरी गाड़ियां, आलीशान जीवन बिता रहे हैं। दूसरी ओर आम नेपाली जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। इसी पर जनता का गुस्सा फूटा। युवाओं का यह गुस्सा इतना बढ़ा कि नेपाल जला दिया। जेंजी का आरोप है कि नेताओं की संतानें जनता के टैक्स और सत्ता के रसूख से ऐश कर रही हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रही हैं, सोशल मीडिया पर रील बना रही हैं, जबकि आम जनता गरीबी की मार झेल रही है। आपको बताते हैं कि ये नेपो किड कौन है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के परिवार के लोग नेपो किड बताए गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बेटे बेटियां भी नेपो किड हैं। पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की बेटियां विदेश में मजे कर रही हैं। इतना ही नहीं, कई मंत्री और नेताओं की संतानें भी विदेशों में मौज करते हैं। ये सभी विदेशों में पढ़ाई, महंगे ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियां और आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। आम नेपाली युवाओं ने इन्हें नेपो किड्स और नेपो बेबी नेपाल टैग देकर निशाना बनाया। पहले ये गुस्सा सोशल मीडिया पर था, लेकिन धीरे धीरे सड़कों पर पहुंचा और फिर यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बड़े जन आंदोलन में बदल गया। जनता के इस गुस्से का असर इतना बड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और जेंजी सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई। युवाओं का सवाल है कि जब जनता बेरोजगार और परेशान है तो नेताओं की संतानें इतनी शान शौकत से कैसे जी रही हैं? नेताओं की संतानें सत्ता और टैक्स के पैसों से आलीशान जिंदगी कैसे जी रही हैं? अब देखना यह है कि नेपाल में जेंजी क्या पूरे सिस्टम को नया कर पाएगा। जी हाँ, तो ये नेपो किड्स वो हैं जिन्होंने पूरे नेपाल को तहस नहस कर दिया, ऐसा एक आरोप है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मंत्रियों नेताओं की पिटाई की गई, क्योंकि नाराजगी किस कदर थी और किस वजह से उस गुस्से को संभाल नहीं पाई। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। इसमें वित्त मंत्री हैं, पिटते हुए दिखाई दे रहे, भागते हुए दिखाई दे रहे। आरजू देवा को अब देखिए, बड़ा कद था, राजनीति में महिला होने के बाद भी सम्मान नहीं मिला बल्कि वहां पर लात घूसे मिले।
एक सार्वजनिक जीवन में नहीं स्वीकार किया जाता इन चीजों को, होना भी नहीं चाहिए, एक महिला का सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहां तमाम महिलाओं का गुस्सा था, उस सड़कों पर था। वो कहते हैं कि हमारा तर्क सही है। विदेश मंत्री आरजू देवबा को जमकर पीटा गया। पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा को भी आप देखिए किस तरीके की तस्वीर थी, और वहां पर कुछ चंद लोग अगर नहीं बचाते, सेना मोर्चा नहीं संभालती, तो फिर उनका क्या हश्र होता। वो आपके सामने तस्वीरें बयां कर रही हैं। वो कहानी पूरी दुनिया ने देखी। अब आखिरी तस्वीर भी आप देखिए, वहां पर कैसे भागते हुए दिखाई दिए हेलीकॉप्टर से, और वहां पर उस ऑडियो को अगर आप सुनेंगे तो वहां पर आवाज आ रही है कि भागा ओली। यानी नाराजगी नेपो किड्स से नहीं थी, नेपो किड्स के जरिए पूरे नेपाल में एक मूवमेंट बनाया गया। अब किन किन नेपो किड्स की लग्जरी लाइफ पर जो बवाल मचा था, उनका हाल क्या है, वो भी आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से दिखाते हैं। उसमें श्रृंखला खातीवाड़ा का नाम है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोध खातीवाड़ा की बेटी हैं, और इनका सोशल मीडिया पर भरपूर प्रचार किया गया कि देखिए पैसा हमारा, मेहनत हमारी, लेकिन इनके बेटे, इनकी बेटी ऐश कर रहे। 2018 की मिस नेपाल वर्ल्ड रह चुकी हैं, विदेश यात्राओं को लेकर वायरल होती हैं, उस वायरल को वायरल करती भी हैं, लेकिन नाराजगी और बढ़ गई इसी वायरल से। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए युवाओं ने इनके घर को आग के हवाले कर दिया। यानी आक्रोश ऐसा था जो कि आग में तब्दील हुआ। जयवीर सिंह देवबा और शिना श्रेष्ठा पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, जयवीर सिंह देवबा, और उनको लेकर भी वहां पर जमकर प्रचार सोशल मीडिया पर हुआ। जेनजी को तैयार करने वाले लोग या जेनजी से जुड़ने वाले लोगों के बीच में। जयवीर सिंह सिंगर शिवना श्रेष्ठा से शादी की है, जमकर सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं। वहां पर उनका रहन सहन अपने आप में चर्चा का विषय होता है। यह कपल करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, शाही जिंदगी जीता है। सुप्रिया श्रेष्ठा मिस नेपाल अर्थ रह चुकी हैं, पूर्व विदेश सचिव और राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती हैं। विदेशों में ऐशो आराम से भरी जिंदगी तलब करती हैं, जिंदगी जीती हैं। अब स्मिता दहल पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की पोती हैं, लाखों रुपए के हैंडबैग लेकर चलती हैं और लग्जरी ब्रांड्स के साथ दिखती हैं। शौक है लग्जरी ब्रांड का। सौगत थापा नेपाल के कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं, लग्जरी गाड़ियों का शौक रखते हैं, महंगे शौक हैं, और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भरपूर मिल जाती है, और उन्हीं तस्वीरों को माध्यम बनाया गया। ये वो चंद नाम है, लेकिन सिर्फ ये चंद नाम नहीं है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे रिश्तेदार हैं, तमाम वो लोग हैं जो कि इन मंत्रियों के इर्द गिर्द रहते हैं या इनसे ताल्लुक है। उन सबको लेकर जेनजी के बीच में नाराजगी थी, और इन सभी तस्वीरों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से एक वहां पर मूवमेंट तैयार किया गया। बाकायदा इसको लेकर प्रसार किया गया, और उससे नाराजगी और बढ़ती चली गई। लेकिन ये नेपो किड्स क्या वाकई सिर्फ इन तमाम परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है, या इसके पीछे कुछ और भी साजिश है, यह भी चर्चा का विषय है। अब यहां पर कौन बनेगा नेपाल का नया पीएम, यह सबसे ज्यादा अहम है। 3 नाम सबसे प्रमुख हैं। पहला नाम बालिन शाह का है। बालिन शाह जो कि 35 साल के हैं, एक बड़े नए चेहरे के तौर पर उभर कर आए, लेकिन उनके नाम पर सहमति कितनी है या वो पीछे से किरदार कितना निभा रहे, इन दोनों को लेकर इस वक्त वहां पर 2-3 गुट बट चुके हैं। हरका सम्पांग है इनका दूसरा नाम है, और उसके साथ साथ कार्की को लेकर आपने देखा कि पहले ही आपत्ति हो चुकी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम आपको चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। दीपक वोरा सर हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्लोमेट, बहुत स्वागत है दीपक सर आपका। और अरविंद सिंह तेजावत है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है तेजावत साहब आपका। सबसे पहले वोरा सर आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जो नाराजगी नेपो किड्स को लेकर है, आपका एक लंबा अनुभव है, और आप बार बार सचेत करते रहे कि नेपाल में जो कुछ चल रहा है, वहां की सरकारें जिस तरीके से चल रही हैं, ये भुगतेंगी। लेकिन नेपो किड की वजह से पूरा नेपाल भुगतेगा, ये अपने आप में आजकल बहुत अहम है चर्चा में। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सॉरी पूछ रहे थे, उनसे पूछा। बोरा सर प्लीज कंटिन्यू आप करें। हाँ आऊंगा, तेजावत सर आऊंगा आपके पास। ओके सर, मैं इस समय गुवाहाटी से शिलोंग ड्राइव कर रहा हूं, तो अगर सिग्नल थोड़ा कमजोर हो क्षमा करिएगा। प्लीज कंटिन्यू सर। बहुत ध्यान से चलाने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी में। एक्सीलेंट ड्राइव। आपने जो अभी जिक्र किया है कि इस साल 2025 में क्या हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी ले जाता हूँ। 1990 में इसी तरह नेपाल में बवाल हुआ था। मैं था वहां पे सर। 300 बच्चे मारे गए। शहनशाह ने ऑर्डर किया था पुलिस को मार दो। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि शहनशाह ने सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली है और लोकतंत्र का गला घोट दिया। 2004-15 साल के बाद फिर से हुआ। कुछ नेपाली लोग इराक में मार दिए थे। यंग पीपल सड़कों पे उतर आए, फिर पुलिस ने गोली चलाई। तो ये तीसरी पीढ़ी है जो मैं देख रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि हमारे अधिकार कहाँ है। हजारों की तादाद में नेपाली लोग, आप जानते हैं, हर महीने छोड़ के जा रहे हैं। यंग नेपाल, ये 3rd जनरेशन है
जिसको लूट रहे हैं उनके पॉलिटिशियन फायदा उठाते हैं इनके आक्रोश का, इलेक्शन करवाते हैं, जीत जाते हैं और फिर वही लूटने लगते हैं जो वहां की रिसोर्सेज हैं। सर एक चीज नेपाल के बारे में बता दूं, मैं तो रहा हूं, गया हूं कई बार, बहुत मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। द यंग पीपल वो चाहते क्या है, भविष्य वापस लेना चाहते हैं। और ये जो सुनामी चल पड़ी है, यहाँ पे जितने बड़े आपके एनालिस्ट बैठे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये रुकने वाली नहीं है सर। ये चाहते हैं हमें एक नई सरकार चाहिए, एक नया चेहरा चाहिए। और ये जो मैडम है 70 साल की कितने की है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये होली मोली होली पोली, ये भी मेरा कल सत्रों में था। जितने लीडर्स हैं सब बुजुर्गवार हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। आप देखते जाइए, अभी कुछ हफ्तों के लिए दंगा बढ़ता जाएगा, उसके बाद फौज भी कुछ नहीं करेगी। अगर गोली मारी तो और बवाल होगा सर। आप देखते जाएं, भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमने तो बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन मेरा दिल है सर, मैं बहुत पसंद करता हूं लोगों को, वेरी नाइस पीपल। लेकिन ये नौजवान सुनामी, इसको रोकना अभी संभव नहीं है। बोरा सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अनुभव भी बहुत जरूरी है, लेकिन अनुभव को इनकार कर देना या फिर जो भी परिस्थितियां थी, जो उनका खुद का नेपाल के लोगों का अनुभव है, उसकी वजह से नाराजगी बढ़ गई। अब जो यंग पीपुल है और जो खासतौर से इस वक्त नेपो किड्स से नाराज हैं, यानी नौजवानों से ही नाराज हैं, और उसका कारण बन गए बुजुर्ग लोग या सत्ता में बैठे लोग। लेकिन अब ये चुनौती नहीं बन गई है। अगर आप खुद कह रहे हैं कि हाँ, आने वाले समय में ये कुछ ऐसा ही हश्र दिखाई देगा नेपाल में, और फिर वहां पर नाम पर सहमति भी नहीं बन पा रही, आपका खुद का अनुभव क्या कहता है कि आने वाले समय में कितनी जल्दी कम से कम अंतरिम सरकार वहां पर दिख रही है? सवाल ही पैदा होता सर, अंतरिम सरकार किसकी? ये बुजुर्गवारों की, जो देश को लूटते रहे हैं। महंगाई भत्ता देखिए कितना है, बेरोजगारी देखिए, नेपाल में सरकार झूठ बोलती है कि 19% है, 60% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। करप्शन देखिए सर, हम तो सामग्री लेके गए थे जब नेपाल में भूकंप आया, हमारे हॉस्पिटल्स फंड किए, स्कूल में एडमिशन लेनी है, पैसा मेरा है, प्रिंसिपल घूस मांगता है, ये मैंने खुद देखा है। अस्पताल में एडमिशन लेनी है, वहां का डॉक्टर घूस खाता है, पैसा मेरा है, फंडिंग मैं उसकी कर रहा हूँ, घूस खा रहे। ये यंग लोग तंग आ चुके हैं इससे, अब ये अपना भविष्य वापस लेना चाहते हैं। मेरा तजुर्बा, मैंने बहुत से देशों में ये मूवमेंट देखी है, मेरा तजुर्बा कहता है सर, अगले महीने 2 महीने से पहले यहाँ पर शांति नहीं आने वाली। और ये आक्रोश, ये गुस्सा टोटली जायज है। आप बनाएंगे, बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी, गवर्नमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट, ये चलता नहीं है सब। दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। बहुत हार्श लाइन है, लेकिन यही सच्चाई है जो बात कह रहे हैं वोरा सर, ये इस वक्त की हकीकत है नेपाल की। तेजावत साहब, सहमत हैं आप? क्योंकि वोरा सर का अनुभव भी लंबा है, ना सिर्फ तजुर्बेकार हैं, अनुभवी हैं, लेकिन बहुत हार्ड बात बोलते हैं, उससे पीछे हटते नहीं है। लेकिन जो इस वक्त की परिस्थितियां हैं, हम नीति, विदेश नीति, उन तमाम चीजों को बिल्कुल अलग कर दें, इस वक्त नेपाल नीति क्या कह रही है? अंदरूनी तौर पर, बाहरी तौर पर कितना बड़ा चैलेंज है, और जेनजी के बीच में ही आपस में गुटबाजी हो जाना इस चैलेंज को और बड़ा कर रहा है। अतुल साहब, बिल्कुल, बोरा साहब एकदम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, तो उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। और बात को आगे बढ़ाई जाए तो बात यह है कि दरअसल पुराने विचारों में नई चुनौतियों को वहन करने की क्षमता नहीं है। अगर श्रीलंका की तरह ही होता है कि वापस बैकडोर से वो नेता आ जाते हैं, या कि बांग्लादेश की तरह एक ऐसे थके हुए इंसान को वहां की सत्ता दे दी जाती है जिसके पास कोई नए विचार नहीं है, तो दरअसल हम देख रहे हैं कि एक खास आप पैटर्न देखेंगे। श्रीलंका में जब पिछले दरवाजे से वो के लोग वापस आ गए, तो बांग्लादेश में आपने देखा कि एक नए व्यक्ति को चुनकर लाए, पर जब वह नया व्यक्ति भी उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, तो मुझे लगता है कि नेपाल के जो लोग हैं वो काफी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। देखिए, उनके काम करने का तरीका देखेंगे कि ये जो नेता चुन रहे हैं, और जिसमें सुशीला जी कार्की चुनी गई है, वो भी बहुत ही हाईटेक तरीके से चुनी गई है। पहले उन्होंने ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस तरीके से की है, वहां वोटिंग हुई है, और उसके बाद में उन्होंने छुआ है, और अभी भी मंथन चल रहा है। सेना के लिए उन्होंने मना कर दिया है, और जो जैन जी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हमारे प्लेटफॉर्म को कोई हाईजैक ना कर लें। तो ये जो युवा है वो श्रीलंका से सीख रहे हैं, बांग्लादेश से सीख रहे हैं,
और नेपाल में उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। पर इसमें सबसे खतरनाक जो चीज है जो कि नेपाल को बर्बादी के कगार पर ले जा सकती है, वो है अराजकता। अगर वहां पे अराजकता होती है, वहां पे अगर शासन तंत्र काम नहीं करता है, तो बहुत लंबा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी नुकसान की भरपाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अराजकता को कंट्रोल किया जाए और उसके बाद में एक विजन के साथ आया जाए। अगर वो पुराने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस अगर काम में आते हैं, वो जुडिशरी वैसी ही होती है, जैसा कि दीपक साहब ने भी कहा कि उनके संस्थान वैसे के वैसे काम करते हैं, वहां की ब्यूरोक्रेसी वैसा ही है और वहां के पॉलिटिशियंस का एटीट्यूड वैसा ही है, और जो कानून बनाने वाली संस्था संसद है वो वैसे ही ढीले तरीके से काम करती है। तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन का, इस पूरे विद्रोह का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक विजन होना चाहिए, और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अभी इन मोब के पास में या इस भीड़ के पास में कोई विजन नहीं है, और विजन यूं ही नहीं आता है, उसमें एक लंबे विचार लगते हैं, और उन विचारों को पनपने के लिए एक लंबी परंपरा होती है, जैसा कि फ्रांस के आंदोलन से पहले हुआ, या रूस में हुआ, या कि इंग्लैंड में भी, जिसमें खून की एक बूंद नहीं बही पर पूरा सिस्टम बदल गया। तो यह तमाम चीजें हैं जिसकी तरफ मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। अतुल साहब, बढ़िया बात बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ध्यान सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो जेंजी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में भी कुछ ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वहां गुटबाजी हो रही है। दीपक सर, जो अभी मौजूदा परिस्थिति है, चैलेंज आपकी नजर में है कि 1-2 महीने और आपको दिखाई देता है, लेकिन परिस्थितियां क्या कह रही हैं कि कितना सेटल डाउन कर पाएंगे अगर ये नए लड़के जेंजी वाले या इनके पीछे के जो लोग थे जिन्होंने मूवमेंट वहां पर किया और उन्होंने आधार बनाया भ्रष्टाचार से लेकर लग्जरी लाइफ जीने वालों का, नेपो किड्स का भी, उस नेपो किड्स की लड़ाई को अब ये जेंजी आगे कितना सही तौर पर नेपाल वासियों के लिए पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब उनके अंदर जो इस वक्त आपस में बंटवारा हो रहा वो नई चुनौतियों को खड़ा कर रहा, और फिर इसका असर होगा आपके पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों पर भी। आप कैसे स्टेबल होगे, कैसे वहां पर और ज्यादा अपने आप को मजबूत कर पाओगे, ये नई चुनौतियां हैं। आपने बिल्कुल सही फरमा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तेजावत साहब ने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। एक उन्होंने जो चीज कही है, बुजुर्गवाद जो लोग हैं, एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं उसका अनुवाद करता हूँ कि अगर आप समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो जो एक मानसिकता ने क्रिएट की है, तो समाधान उसी मानसिकता के साथ नहीं हो सकता। अगर आपके पुराने विचारों ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो उन्हीं विचारों के साथ आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। सर, जब ये सुनामी मैंने देखा है, सूडान में देखा है, दक्षिण सूडान, आर्मीनिया में, जिम्बाब्वे में, इथियोपिया में मैंने देखा है, जब नौजवान सड़कों पे उतर आते हैं, ये सब बाद में फैसला होगा कौन हुकूमत करेगा। अभी ये है, तोड़ दो जो पुरानी रेजीम है, जितने उसके सिंबल्स हैं सबको मिटा दो। मैंने मिस्र में, इजिप्ट में देखा है ये। तो ये सर रुकने वाला नहीं है, गुस्सा बहुत है, और ये बुजुर्गवार सब भाग जाए, और ये ओली मोली पोली जो भी था आजकल कहता कि भारत ने मुझे बाहर निकाल दिया सारा वक्त। यंग पीपल टुडे, आई डोंट नो तेजावत साहब माइट एग्री और नॉट, आज मुझे जो बताते हैं मेरे मित्र वहां, और एक एम्बेसडर ऑफ नेपाल थे जिन्होंने मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज भेजा था, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनका बेटा वहां पढ़ता था, उनका मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आया था कि एम्बेसडर दीपक, आपके भतीजे को गोली मार दी है। क्या कहूं उसको, वो मैं भी बाप हूं सा, आई डिडंट नो व्हाट टू से टू हिम, क्या कह सकता हूं। और मेरा इतना ही मानना है कि 2 इस समय जो शब्द हैं जो नेपाल में सारे लोग नफरत करते हैं, एक है ये ओली मोली पोली और दूसरा है चाइना। और फिर ये जो नेपो किड्स हैं जो पूरा फायदा उठाते हैं, जिनके माँ बाप सोचते हैं कि देश का माल लूट के अपने बच्चों को विदेश में भेजेंगे। सर, यंग पीपल आर नॉट से, ये करप्शन देखकर वो कोई भविष्य नहीं देख पा रहे, ये भविष्य वापस लेना चाहते हैं, और मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। मैं नेपाली नहीं हूं, राजदूत हूं, मैं जाके वहां डंडे लेके मारूंगा नहीं किसी को, लेकिन ये मानने वाले नहीं है सर। टेक इट फ्रॉम मी, दिस इज नॉट गोइंग टू सबसाइड। अगले 4 या 6 या 8 महीने में, हफ्तों में ये सबसाइड नहीं करेगा और बढ़ेगा, और फिर अपने आप एक मूवमेंट शुरू होगी, एक लीडरशिप आएगी, यंग पीपल कि भाई टाइगर अब बहुत हो गया, खामोश हो जाओ, कुछ करते हैं। बांग्लादेश में तो वो जो आया है मोहम्मद यूसुफ खान, उसको तो वो हिलरी क्लिंटन का खंसामा था या गेटकीपर था, उन्होंने वहां बिठा दिया, बाहर से ले आए हैं। पर नेपाल में बाहर से कोई नहीं आएगा सर, देयर विल बी समबडी, देश के अंदर से ये ढूंढेंगे अपना नेता, यंग पर्सन। इन 3-4 नामों में या जो चर्चा में इस वक्त नाम है, आपको लगता है कि हाँ शायद इन पर सहमति जेंजी के अंदर बन जाए? और सर
मैं जानता हूँ ये जो मेयर है सर ऑफ काठमांडू के, बहुत एम्बिशियस आदमी है, बट ही इज अ फाइन पर्सन। हो सकता है कि इस पर सहमति बन जाए अगर ये अपने पत्ते सही खेले। लेकिन फिर एक चीज जो मैंने कहा था कि अगर सरकार में आपको परिवर्तन होता है, मेक श्योर कि जो नई सरकार आती है वो भ्रष्टाचार में ना डूब जाए, नहीं तो फिर गुस्सा होगा। फिर ये तीसरी रेवोल्यूशन में देख रहा हूँ, चौथी में नहीं देखना चाहता सर। 74 साल की मेरी उम्र है, मैं उस देश में रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मेरे दोस्त हैं सर। आई डोंट वांट टू सी दिस हैपन अगेन। जहां जहां करोगे ये होगा सर। या और अगर आप सोचते हैं कि बांग्लादेश में स्थिरता है, अभी तेजावत साहब, कुछ बातें जो बोरा सर ने कही हैं उनका कहना है कि शायद आप सहमत होंगे या नहीं सहमत होंगे, लेकिन वो अपनी बात पर रिजिड है। वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर पुराने लोगों को और उन्हीं पार्टियों को आप फिर से रिप्लेस करने की कोशिश करोगे और सोचोगे भी, तो इस बार मूवमेंट कुछ अलग है। लेकिन अब उस अलग मूवमेंट में भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया को मैं बहुत ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं मानता कि हर चीज उसको वहां से नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो बहुत जरूरी है। वहां पर उम्मीदें भारत से भी है, वहां के आम नागरिकों की, नेपाल के उन लोगों की जो कि शायद जेनजी का हिस्सा हो या ना हो, वो भारत से भी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। आपको लगता है कि हां, आने वाले समय में ये अभी वेट एंड वॉट की स्थिति में है? बिल्कुल अतुल साहब, आपने जो पहला सवाल किया कि बोहरा साहब से सहमत हूं या नहीं, तो उनकी सारी ही बातों से मैं लगभग सहमत हूं। बस उसमें खाली कुछ एड ऑन करना चाहता हूं। वो एड ऑन ये है कि दरअसल जो उम्र की बात कही, उम्र का दरअसल जो संबंध है वो विचारों से होता है। जैसे कि 75 साल के बोहरा साहब युवा हो सकते हैं और 25 साल का कोई भी युवा बुजुर्गवार हो सकता है, क्योंकि उसके अगर विचार दकियानूस हैं, अगर उसके विचार पुराने हैं, तो वह युवा विचारों वाला व्यक्ति नहीं है। पर अगर किसी उम्रशुदा आदमी के विचार नए हैं, अगर वह मॉडर्न या मॉडर्निटी से भी आगे की चीज है, तो वह युवा है। तो एक तो यह चीज। दूसरी बात ये कि जब श्रीलंका में विद्रोह हुआ था, और मैंने अक्सर बहुत सारे नेशनल टेलीविजन पे जब मैंने ये बात कही कि श्रीलंका के बाद में अभी यह शुरुआत है, आगे आगे देखिए पूरा दक्षिण एशिया झुलसेगा, तो उस समय लोग सहमत नहीं थे। पर आज उस समय उस बात को बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 2-3 साल बाद में ही हमें हकीकत देखने को मिल रही है। बांग्लादेश उबल रहा है, नेपाल उबल रहा है, और कभी भी पाकिस्तान में बड़ा विस्फोट हो सकता है। और जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में भी अनरेस्ट है। आप किसान आंदोलनों को देखिए, बिहार में बेरोजगारों के आंदोलनों को देखिए, हरियाणा में जो आरक्षण आंदोलन था वो एक अलग ही रूप में था, पर उसके मूल में वजह वही रोजगार की संभावनाओं की कमी थी और एक सही प्लानिंग नहीं होना है। ऐसे ही पूरा ही देश उबल रहा है, पूरा दक्षिण एशिया उबल रहा है, और इसका कारण यह है कि पूरे ही दक्षिण एशिया की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वे बहुत ही महत्वाकांक्षी ये जनरेशन है। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये लोग बूढ़े होंगे तब क्या देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? और जब ये लोग कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में है, तब आपके लिए कोई योजना नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए संभावना नहीं है, और इसका कारण केवल और केवल आपकी अकर्मण्यता है। तो यह ठीक नहीं कहा जा सकता। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे ही दक्षिण एशिया में जो आंदोलन उभर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रदरहुड है। मतलब बांग्लादेश का जो युवा है, बांग्लादेश के आंदोलन को भले ही हाईजैक कर लिया गया है, पर बांग्लादेश का युवा, श्रीलंका का युवा, पाकिस्तान का युवा और नेपाल का युवा, वो आपस में कहीं ना कहीं समानता देख रहा है, और वो नेशन बाउंड्री से आगे की सोच रहा है। और इसकी वजह दरअसल संचार माध्यमों में बहुत तेजी से विकास हुआ है, और सोशल मीडिया ने एक तरीके से पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन को एक तरीके से एक नेशन की जो स्वीकार्यता है वह दी है। अतुल साहब, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजावत सर आपका, और बोरा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस वक्त का आक्रोश है वो इतना जल्दी जाने वाला नहीं दिखाई देता है। वहां पर अंतरिम सरकार बनने में भी उनको अभी आशंका है कि शायद कुछ समय लेकिन हाँ, प्रयास उसके लिए जारी हैं। लेकिन नेपो किड्स की जो नाराजगी थी, या नेपो किड्स से जो नाराजगी नौजवानों को थी वहां के, यानी आम नागरिकों को, नेपाल के लोगों को, वो अपने आप में नेपाल को तहस नहस कर चुकी है। और अब उन्हीं नौजवानों के हाथ में है कि क्या गढ़ेंगे, कैसा गढ़ेंगे और किस नाम पर सहमत होंगे। अंदरूनी तौर पर वहां पर एक जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का गठन हो, सेना ने मोर्चा संभाला, लेकिन अब वो हल कब तक हो पाएगा, सवाल अभी भी भविष्य के घर में है। नमस्कार।